हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोटीन के एक लेक्चर को, जिसमें हमने प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ा था। आज उसी क्लास को हम लेकर आए हुए आगे और पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की संरचना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना के बारे में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन की संरचना। और प्रोटीन की बेटा कितनी संरचना होती है? 4 संरचना। प्रोटीन की कितनी संरचना पढ़ेंगे हम? 4 संरचना। नंबर 1 पहली संरचना प्राथमिक संरचना। अब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसे कहेंगे? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसे कहेंगे? देखो, किसी प्रोटीन के एमिनो अम्ल के किसी प्रोटीन के एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाती है? उसकी प्राथमिक संरचना कहलाती है। यदि एमिनो अम्लों के गुणों में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रोटीन के गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्रोटीन के गुण भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे किसी प्रोटीन के एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उसकी प्राथमिक संरचना कहलाती है। उसकी प्राथमिक संरचना कहलाती है। यदि किसी प्रोटीन के एमिनो अम्ल के गुणों में परिवर्तन किया जाए तो प्रोटीन के गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। यानी एमिनो अम्ल के गुणों में परिवर्तन किया जाएगा तो प्रोटीन के गुण भी कैसे हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा, प्रोटीन की संरचना प्राथमिक कैसी बनेगी? तो बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल ले रहे हैं हम, बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल NH2HR, इससे जोड़ दिया हमने COOH। ये COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ NH2 समूह। ये COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, इसी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है NH2 समूह, अर्थात ये है हमारा अल्फा एमिनो अम्ल। और हम क्या ले रहे हैं? बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल लेंगे। NH2C ऊपर H R COOH। क्लियर? एक और ले रहे हैं हम, NH2C ऊपर H R COOH। अब इन्हें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? यहां से COOH से CO समूह और NH2 से हम किसको? NH2 को हम लिख सकते हैं H इंटू में H। तो यहां से H, एमिनो समूह से H और कार्बोक्सिलिक समूह से OH, HOH। जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर। ऐसे इधर यहां पर COOH से OH समूह, NH2 को हम बेटा लिख सकते हैं H इंटू में H, तो यहां से H कौन बाहर हो जाएगा? H2O। इसी प्रकार COOH से OH, ऐसे यहां पर NH2 समूह से H बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहां पर जो संरचना बनेगी, यहां बनेगी NH, नीचे बना दे रहे NH
और ये श्रृंखला आगे जा सकती है कितनी भी, आप इधर कितनी भी लंबी श्रृंखला ले जा सकते हैं। उसके बाद C, ऊपर जुड़ा हुआ है H, R, फिर जुड़ा हुआ है CO, इसका बॉन्ड बनेगा इस नाइट्रोजन से, क्यों नाइट्रोजन से H बाहर हो रही है, NH, फिर C, उसके बाद H, यहां पर R, उसके बाद CO, इसका बॉन्ड बनेगा इसके साथ NH, फिर C, ऊपर H, R, CO, और ये श्रृंखला आगे कितनी भी लंबी जा सकती है। तो ध्यान रखना, जो ये CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस CO NH के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। कौन होगा बेटा ये? पेप्टाइड बंध कहलाएगा। तो यह हमारी कौन सी हो गई? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में नोट करेंगे। इसके बाद पढ़ा रहे हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इसकी द्वितीयक संरचना को। अब द्वितीयक संरचना किसे कहेंगे? जो पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं हैं वह हाइड्रोजन द्वारा आवंदित होंगी और आवंदित होकर अणु को विशिष्ट आकार देती हैं। और यह संरचना कितने प्रकार की बनती हैं? दो प्रकार की। पहला अल्फा हेलिक्स संरचना, दूसरा बीटा लहरिया परत संरचना या बीटा सीट संरचना। क्लियर? अब देखो अल्फा हेलिक्स संरचना कैसे बनेगी। तो अल्फा हेलिक्स में जो इस श्रृंखलाओं में एक एमिनो समूह का CO समूह तथा चौथे एमिनो अम्ल का, पहले एमिनो अम्ल का CO समूह तथा चौथे एमिनो अम्ल का NH समूह आपस में दक्षिणावर्ती पेश द्वारा हाइड्रोजन से आवंदित रहते हैं। हाइड्रोजन से क्या रहेंगे? आवंदित रहेंगे। और हाइड्रोजन से आवंदित होने के कारण ही यह श्रृंखला क्या हो जाती है? घूम जाती है। क्लियर? जैसे यहां पर दक्षिणावर्ती पेश द्वारा कैसे घुमाएंगे? इस तरीके से यहां पर ये दक्षिणावर्ती पेज में, इसमें क्या होता है? इसमें पहले एमिनो अम्ल का CO समूह और चौथे एमिनो अम्ल का NH समूह, मान लिया चौथा वाला आप एक को छोड़ के लिख देंगे यहां पर, NH समूह आपस में हाइड्रोजन द्वारा आवंदित होकर दक्षिणावर्ती पेज के समान एक संरचना बनाते हैं। यहां पर मान लिया CO समूह यहां पर है, तो इसका जो NH समूह ले रहे हैं वो बेटा हम यहां ले रहे हैं, आपस में जोड़ दे रहे हैं। ऐसे यहां पर CO समूह यहां है तो NH समूह यहां कर दे रहे हैं। मतलब आप एक को छोड़ के लिख देंगे इस तरीके से। अगर आपने CO समूह यहां पर लिया हुआ है, अगर आपने C डबल बॉन्ड में O CO समूह यहां लिया हुआ है तो NH समूह यहां लिख लेंगे, इसके बीच में हाइड्रोजन आवत बनेगा। ऐसे ही अगर CO समूह यहां ले लिया है तो NH यहां पर ले लेंगे। और ये किसके द्वारा? एक दक्षिणावर्ती पेज के समान क्या होते हैं? श्रृंखला बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। और हाइड्रोजन आवंत के कारण यह श्रृंखला कैसी हो जाती है? घूम जाती है। क्लियर? तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे इस प्रकार की श्रृंखलाएं, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में एक एमिनो अम्ल का CO समूह तथा चौथे एमिनो अम्ल का NH समूह हाइड्रोजन आवंत द्वारा आवंदित होकर दक्षिणावर्ती
पेज के दक्षिणावर्ती पेज के समान संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आवंत के कारण, हाइड्रोजन आवंत के कारण यह संरचना घूम जाती है, घूम जाती है। जैसे उदाहरण में बेटा इसका लिखेंगे केराटिन, केराटिन, केराटिन। यानी ये बेटा कहाँ पाया जाता है? केराटिन हमारा नाखून में, बालों में। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गई हमारी अल्फा हेलिक्स संरचना। इसके बाद हम पढ़ने वाले इसी में दूसरी वाली बीटा शीट संरचना। तो पहले इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा दूसरी जो पढ़ने वाले हैं वह है बीटा लहरिया परत संरचना। बीटा लहरिया परत संरचना में क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे के समांतर स्थित होने की दशा में दो निकटवर्ती श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं को दृढ़ रूप देते हैं। और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? बीटा लहरिया परत संरचना। जैसे एग्जांपल देखो यहां पर समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। दो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला हम ले रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? समांतर, इस तरीके से। ये दो पॉलीपेप्टाइड की हमने क्या ली? श्रृंखलाएं ली और एक दूसरे के क्या कर दी? समांतर। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए थे कि NH, C ऊपर H, R, फिर CO और उसके बाद NH, इस तरीके से कुछ संरचना हम पढ़ के आए थे। किसकी? ये संरचना पढ़ के आए थे हम प्रोटीन की संरचना। तो आप क्या कर सकते हो? ऊपर रख सकते हो। अगर मान लिया आपने यहाँ पर C डबल बॉन्ड में O रखा, इसके आगे कौन है? NH, तो NH को आप यहां लिख देंगे। फिर C से कौन है? H और जुड़ा हुआ R। उसके बाद CO, तो CO यहां ले जाएंगे। फिर CO के बाद फिर कौन है? NH, यहां ले आएंगे। NH के बाद फिर C से जुड़ा हुआ है H और कौन है? R। ठीक है। उसके बाद फिर कौन है? CO डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो अब इस ओर हमने, आप कहीं से भी क्रम को आरंभ कर सकते हैं। जहां पर दो निकटवर्ती श्रृंखलाओं के बीच CO और NH समूह आ जाएंगे तो वहीं पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आबंध। देखो अब आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। N से जोड़ दिया H, तो यहां पर CO और NH के बीच में बॉन्ड बन गया। NH के आगे फिर कौन है? फिर है CH और इससे जुड़ा हुआ R। फिर कौन है? C डबल बॉन्ड में O और बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन आबंध बनेगा। किसके? CO और H के बीच में कौन बनेगा? हाइड्रोजन आबंध। उसके बाद यहाँ पर CO के बाद फिर कौन है? यहाँ पर NH के बाद फिर आ जाएगा C, H और इससे जोड़ देंगे R। फिर CHR के बाद फिर यहाँ पर कौन है? CO और यहाँ पर कौन आ गया? NH। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आबंध। तो दो निकटवर्ती श्रृंखलाओं के मध्य क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन आबंध बन जाएंगे और यह पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला को क्या करेंगे? दृढ़ रूप देंगे। क्लियर? तो ऐसी संरचना क्या बन जाती है? बीटा लहरिया परत संरचना। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर स्थित होने की दशा में दो निकटवर्ती श्रृंखलाओं के मध्य
हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं को दृढ़ रूप देते हैं। इस प्रकार की संरचना बीटा लहर या परत संरचना कहलाती है। क्लियर? नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं तृतीयक संरचना को। तृतीयक संरचना किसे कहेंगे? तो जो पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के मुड़ने, लिपटने तथा कुंडलित होने से जो संरचना बनती है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? तृतीयक संरचना। और तृतीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड आबंध और वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ी होती है। क्लियर? तो लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के मुड़ने, लिपटने तथा कुंडलित होने से जो संरचना बनती है उसे तृतीयक संरचना कहते हैं। तृतीयक संरचना कहते हैं। तृतीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड आबंध तथा वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ी होती है। क्लियर? इसके बाद पढ़ने वाले हैं चतुर्थ संरचना को। नोट करेंगे इसको बेटा जल्दी। इसके बाद बेटा हम चौथी संरचना पढ़ने वाले हैं, चतुर्थ संरचना। यह संरचना कब बनती है? यह संरचना जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सहसंयोजक आबंध के अतिरिक्त हाइड्रोजन आबंध, वान डेर वाल्स बलों द्वारा तथा वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ी होती हैं। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे यह संरचना तब बनती है जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सहसंयोजक आबंध के अतिरिक्त जैसे हाइड्रोजन आबंध, वैद्युत आकर्षण बल तथा वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। क्लियर? यहां पर बेटा ये हो गई हमारी चतुर्थ संरचना।
नोट करेंगे। इसके बाद आगे टॉपिक करा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा आगे टॉपिक अगली हेडिंग है, वो है प्रोटीन की संरचना को स्थायी करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो प्रोटीन की संरचना को स्थायी करते हैं, अर्थात उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है। पहला डाइसल्फाइड आबंध है, दूसरा हाइड्रोजन आबंध है, तीसरा हाइड्रोफोबिक आबंध है, और चौथा हमारा वो है आयनिक आबंध। ये प्रोटीन की संरचना को क्या करते हैं, स्थायी करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर वह है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण, ये बेटा आपसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो देखो क्या है प्रोटीन का विकृतीकरण। भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन करने पर हाइड्रोजन आबंध में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है, गोलिका खुल जाती है, अर्थात हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है, और जो प्रोटीन है वह अपनी जैविक सक्रियता को क्या कर देगा, खो देगा। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे दूध से दही का जमना, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होगा। चलिए तो लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन के कारण हाइड्रोजन आबंध में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है, तृतीय संरचना भंग हो जाती है। उसके बाद गोलिका खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है, और प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे दूध से दही का जमना। क्लियर, नोट करेंगे। इसके बाद रह गए उपयोग, जल्दी से बेटा नोट करिए, उपयोग करा रहे हैं। इसके बाद बेटा प्रोटीन के उपयोग। अब प्रोटीन का उपयोग कहाँ करते हैं। पहला पेशियों के निर्माण में, दूसरा शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की सुरक्षा में, तीसरा एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण में, चौथा एंटीबॉडी के रूप में सुरक्षा, और पांचवा आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति का नियंत्रण करने में। क्लियर, तो हम अपनी क्लास को अब यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।